ठोक के कहा आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज हम दो बेहद ही जरूरी सवाल, वो सवाल जिनका सीधे सीधे तौर पर ताल्लुक है देश हित से। तो 3 सवाल इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। पहला सवाल सीधा सा ये कि गांधी परिवार को चीन से इतना प्यार और लगाव क्यों है? ताल ठोक के यही सवाल हम इस वक्त उठाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद 5:50 पर ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में मेरे सहयोगी विशाल कालरा सवाल उठाएंगे कि पैंगोंग या गलवान कितना धैर्य रखे हिंदुस्तान। और 6:30 बजे हम ये पूछेंगे कि तमिलनाडु में बर्बर हत्या पर, जी हां, तमिलनाडु में बर्बर हत्या पर सन्नाटा क्यों है। तो हम अपनी बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आप मान सकते हैं। तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर दरअसल आई है अयोध्या से। और क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? दरअसल योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश का सबसे बड़ा सूबा योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या से तस्वीर आई है। रामलला के दरबार में योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। आपको याद होगा पिछले साल राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ और लगातार मंदिर निर्माण को लेकर करोड़ों राम भक्तों को इंतजार कि कब रामलला के इस भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अभी आगे बढ़ेंगे। इस वक्त के सवाल का रुख करेंगे कि गांधी परिवार को, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, गांधी परिवार को चीन से, जी हां, इतना प्यार और लगाव क्यों है। अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सवाल किस लिए। आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी दरअसल जो बयान दे रहे हैं उससे चीन और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, क्योंकि ये बयान देश हित में दिखाई नहीं देते। अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को वो खुली चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती दे रहे हैं किस बात की? खुली चुनौती इस बात की कि सरकार या संसद में 1962 के चीन युद्ध से अब तक के टाइम के लिए, जी हां, 1962 के चीन युद्ध से अब तक के लिए दो हाथ के लिए वो तैयार हो जाए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और साथ ही हम आपको लद्दाख से कांग्रेस के विश्वासघात का एक और आरोप दिखाएंगे, जिसके तहत हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपीए सरकार ने, आपको याद होगा यूपीए शासनकाल 2004 से 2014 यूपीए 1, 2004 से 2009, 2009 से 2014 यूपीए 2, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने दिया गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले जल्दी से हम आपको सुनवा देते हैं गृह मंत्री अमित शाह का बयान और फिर हम आपको बताएंगे हमारी बहस में कौन कौन से बड़े मेहमान शामिल हैं। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ, जल्दी से आपको बता देती हूँ। बीजेपी के राज्यसभा से एमपी राकेश सिन्हा जी हमारे साथ सुंदर बालाकृष्णन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। आप संजिल लप्पा को देख पा रहे हैं, पार्षद हैं लद्दाख से, बहुत बड़ी बात उनके द्वारा की गई है। और साथ ही आप एनवी सुभाष जी को देख पा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पौत्र हैं वो। और बहुत जरूरी हो जाता है आज जिस तरह से गांधी परिवार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ जो सलूक किया गया, उनकी विरासत को दबाने की जो कोशिश की गई, आज ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे है। जो भी गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 1962 के बाद से अब तक के लिए 2 हाथ करने के लिए तैयार, उन्हीं राहुल गांधी से जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन गृह मंत्री की खुली चुनौती, अगर ये 2 हाथ करेंगे तो साफ हो जाएगा सरेंडर किसने किया इतने सालों में। देखिए, अमित शाह जी ने जो 2 बातें कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि आपको कोई आपत्ति है और जिस तरह का आपने ट्वीट किया है, वह आपत्ति और ट्वीट चूंकि वास्तविकता से परे है,
उसका इस राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में चीन और पाकिस्तान, जो दोनों दुश्मन राष्ट्र आज एक संधि करके भारत पर आक्रमण करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है और भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई। दूसरी बात जो उन्होंने उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कही कि आप नरेंद्र मोदी जी को जो सरेंडर गांधी कहते हैं कह लीजिए, ट्विटर पे आप जो सरेंडर लिखना लिख लीजिए, लेकिन पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पर विदेश और सुरक्षा के मामलों में गंभीरता से बहस होती है। तो 1962 से लेकर आज तक जो चीन के मामले में कांग्रेस पार्टी ने, आपके खानदान ने सत्ता में रहकर क्या किया, मैं अदिति जी बता दूं, 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमने ऐसे ही नहीं खोई है, धोखे से नहीं हुआ है। नेहरू ने इस देश को धोखा दिया है और कोई नहीं। डॉक्टर रघुवीर कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी हैसियत नेहरू जी से कम नहीं थी, विद्वता में, बौद्धिकता में और जनता में, लोकप्रियता में। सदन में 1961 में उन्होंने नेहरू जी से कहा कि आप कृष्ण मेनन को हटाइए, यह डिफेंस मिनिस्टर चीन की तरफदारी कर रहा है, तथ्यों को बरगला रहा है। नेहरू जी चीन के कृष्ण मेनन के साथ खड़े हुए। रघुवीर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, वो जनसंघ बाद में ज्वाइन कर ली। इस तरह से नेहरू जी को सदन में उन तमाम लोगों ने कहा, तमाम विपक्ष के लोगों ने कहा, कांग्रेस के भीतर एक बड़ी संख्या में लोग थे जो नेहरू को आगाह करते थे। लेकिन नेहरू दुनिया में एक अपनी शांति की छवि, आप अपनी छवि के लिए देश को धोखा नहीं दे सकते। 38,000 वर्ग किलोमीटर ने खोया। और मैं और दूसरी बात बता दूं, एक जो महत्वपूर्ण पक्ष इसमें है कि भारत और चीन के बीच में जो 3,800 किलोमीटर की सीमा है, उस 3,800 किलोमीटर की सीमा में 62 से लेकर और आज तक हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो मैं बता दूं 3,800 किलोमीटर की सीमा में 75% सड़कें, अधिकांश रोड और जो लिंक रोड था जो सीमा तक पहुंचता है वो मोदी जी ने बनाया। आपको एक घटना बता जी सर, माफी के साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं सर, ये मेरी इस डिबेट का एक सेपरेट सेक्शन है। बोल दूं, देखिए आज अभी मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनकी चर्चा जरूरी है। उन्होंने लिखा कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। 2008 से 14 तक आप सरकार में थे, सिर्फ एक सुरंग बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 20 के मई तक 7 सुरंगें बनाई, 19 सुरंगें तैयार हो रही हैं। अब आधे दर्जन हवाई पट्टियां शुरू हो गई हैं। 125 पुलों का या तो निर्माण हो गया, निर्माणाधीन है। तो चीन के इस भीतर घुरकी के बावजूद भी हमारी सेना, हमारे श्रमिक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया है। ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, मैं इस पे बात करूंगी और उसी पर ज्यादा तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ सेंजिंग लप्पा भी हैं, उनका रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले सुंदर बालकृष्णन, आप हाथ उठा रहे थे। सर मेरे दो ही सवाल है। एक तो अमित शाह जी की तरफ से जो चैलेंज दिया गया है, कल तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे थे सरेंडर मोदी। सर अब क्या ये चैलेंज कबूल है राहुल गांधी को? और दूसरा, क्या देश के साथ विश्वासघात का लाइसेंस है कांग्रेस पार्टी के पास? मैडम, अभी मैंने प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी का मैंने सुना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2013 में, 2014 में नरेंद्र मोदी जी का बहुत कुछ वीडियो है जो उन्होंने खुलेआम क्या क्या बोल रहे थे तब की गवर्नमेंट के बारे में। और उन्होंने बोला था कि दिल्ली सरकार नाकामयाब है, उनको कुछ नहीं आता, वो रिजिग्नेशन देना चाहिए। चाइना के बारे में बोल रहे थे ये सब। तो जब ऑपोजिशन में नरेंद्र मोदी थे तभी वो सेम जो राहुल गांधी आज जो बोल रहा है वही बोल रहे, वो भी बोल रहे थे। अभी मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप बोल रहे कि राहुल गांधी का फैमिली का इनका सब बहुत गहरा ताल्लुक है, तो मैं आपको 10 ऐसा इंस्टेंस बताना चाहूंगा कि जहां बीजेपी के लोग भी ये चाइना के लोग के पास मिलते रहे 2015 से लेके 2014 से लेके 10 बार, तो मैं बताऊंगा। और तीसरा जो मैं बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी जो बोलने से चाइना को जो फायदा हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूं जब जो 20 जवान मरे थे तभी नरेंद्र मोदी जी ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला हमारे यहां पर कोई गुस्सा भी नहीं और कोई घुसने, पहले भी घुसा नहीं, आज भी घुसा नहीं, कल भी घुसेगा नहीं। इसका मतलब यह है, उसको लेके अगले दिन चाइना ने उनका माउथपीस में लिखा कि नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं कि यहां पर कोई गुस्सा नहीं है। उसका मतलब ताकि आज
जो सत्य है, जो वो अपने टेरिटरी में बैठे हैं, वो आज तक नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो सरासर अपने आप को सरेंडर कर दिया है। गलत बयानी मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री का पहला स्टेटमेंट ये था, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शायद आपने वो हिस्सा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखा नहीं, रजिस्टर नहीं किया। राकेश सिन्हा जी, जल्दी से आपका काउंट था, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज सर, प्लीज सुनिए बालाकृष्णन जी, सुनिए सर, सुनिए। इस शो का नाम ताल ठोक के है, लेकिन हम फैक्ट्स पर ताल ठोक के करते हैं, गलत बयानी पर नहीं, प्रोपेगेंडा पर नहीं। सर सुनिए, राकेश सिन्हा जी 30 सेकेंड, मुझे आगे बढ़ना है, प्लीज प्लीज। यदि मैं कांग्रेस की बात को सच भी मान लूं, यदि मैं मान लेता हूं कांग्रेस जो करे सच है, तो आप बताइए, चीन दुश्मन राष्ट्र है, आपकी जमीन ले लिया, आपके जवानों को शहीद किया, जो तो शहादत तो हकीकत है, और आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ संधि बनाए हुए हैं। आपको तो पहले दिन संधि तोड़ देना चाहिए था। जो कांग्रेस पार्टी उस संधि पर जारी है, कोई देशद्रोही, कोई गद्दार ही दुश्मन राष्ट्र के साथ संधि कायम रख सकता है। आप संधि क्यों नहीं तोड़ते? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब दे देश को कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उनकी कौन सी ऐसी ममता है, कौन सी ऐसी सहानुभूति है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण संधि नहीं तोड़ पा रहे हैं, चीन के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। दूसरा जो मैंने एक सवाल उठाया जिसका जवाब नहीं मिला, 1962 से लेकर 2014 तक आपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं विकसित किया? चीन से लड़ना कोई आसान तो नहीं है। मोदी जी ने जो 6 साल में किया, वह आपने 62 से 2014 तक क्यों नहीं किया? ये जवाब सुनिए मनमोहन सिंह जी। इंपॉर्टेंट सवाल है सर, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आगे आपको मौका दूंगी क्योंकि ये मेरी इस डिबेट का बहुत अहम सवाल है, बाकायदा तथ्यों के माध्यम से। यूपीए के टाइम में कितना सड़क निर्माण हुआ बीआरओ द्वारा, और पिछले 6 साल में कितना सड़क निर्माण हुआ, बाकायदा तथ्यों के माध्यम से, ताल ठोक के हम आप तक पहुंचाएंगे। तो क्या विश्वासघात गांधी परिवार की पहचान है? ये सवाल दरअसल हम पूछ क्यों रहे हैं, इसका मतलब समझना आपके लिए जरूरी है। कांग्रेस ने लद्दाख में सड़क को क्यों लटकाया, ये बड़ा आरोप लग रहा है। ये बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि यूपीए के टाइम में इसे डिले किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम। और 5 बड़ी खबरें, और उनका मतलब जल्दी से हम समझा देते हैं अपने दर्शकों को कि 5 बड़ी खबरें इस वक्त की जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले ही मैंने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, 1962 से अब तक 2-2 हाथ हो जाए। इसका सीधा सा मतलब चीन पर देश भर में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में बीजेपी है। तो 1962 से अब तक 2-2 हाथ हो जाए। जब अमित शाह ये बात कहते हैं तो कांग्रेस को लेकर बीजेपी हमलावर। साथ ही अमित शाह की तरफ से यह भी कहा गया कि राहुल के बयानों से चीन और पाकिस्तान खुश होते हैं। यानी इसका मतलब ये कि विपक्ष का काम होता है सकारात्मक भूमिका निभाना, लेकिन जब विपक्ष के सवालों से दुश्मन राष्ट्र को फायदा होने लगे तब सोचने की बात हो जाती है। यूपीए ने लेह मनाली रोड प्रोजेक्ट को रोका था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या कांग्रेस की ये बड़ी लापरवाही नहीं थी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब शरद पवार, जी हाँ, जब शरद पवार ये कहते हैं सियासत ना हो, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस के अपने सहयोगी दल साथ नहीं खड़े हैं। और मिलिंद देवड़ा की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि एकजुट होने के बजाय राजनीतिक कीचड़बाजी क्यों की गई। तो ये मिलिंद देवड़ा की तरफ से पूछा गया। इसमें सीधा मैसेज जो था वो था राहुल गांधी के लिए। और लद्दाख में क्या हुआ है, लद्दाख में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस पर विश्वासघात के आरोप लगे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर एक एक करके बड़ा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया है। ये पहला आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर। देश से लद्दाख को जोड़ने वाली सड़क के काम को लटकाया गया, ये दूसरा बड़ा आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, रोड के काम को लटकाने को लेकर 2004 से 2014 तक लेह मनाली रोड प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया, ये तीसरा आरोप। चौथा आरोप, यूपीए में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जो सड़क निर्माण का कार्य था उसमें डिले किया गया, उसमें देरी की गई। और साथ ही सवाल ये भी है कि यूपीए चाहती, ये आरोप है, यूपीए चाहती तो 13 साल पहले पूरा हो जाता रोड प्रोजेक्ट। और जिन्होंने ये सभी आरोप लगाए हैं, संजिन लप्पा, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले लप्पा जी, ये जो आपने बड़ी बातें कही हैं, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर विश्वासघात को लेकर, उसे लेकर बताइए हमारे दर्शकों को क्या है उन आरोपों का आधार। अदिति जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये है कि हमारा 1999 वार के बाद जो हमारा आर्मी सफर हुआ है, जो काफी कैजुअलिटीज हुआ था हमारा श्रीनगर लेह रोड पे, नेशनल हाईवे पे, और उस वक्त मनाली टू लेह का जो नेशनल हाईवे, एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे, वो भी बंद था। तो 99 वार के बाद वाजपेयी सरकार ने
कमिटी बिठा के एक अल्टरनेटिव रूट, डिफेंस स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव रूट ढूंढा था, तो वो है मनाली दारचा पदुम ले। इस प्रोजेक्ट का नाम है नेमो पदुम दारचा रोड, जो 2000 में सैंक्शन हुआ था और 2000 में सैंक्शन होने के बाद 2004 तक जबरदस्त काम चला। लेकिन 2004 के बाद 2014 तक इसमें कोई फंडिंग नहीं हुआ, इस काम को डिले किया गया है, जो आज के तारीख में कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारे देश के निवासी समझ सकते हैं। आज हमारे बॉर्डर पे कोई मटेरियल मैन पावर पहुंचाना है तो कितना हमें लंबा सफर करना पड़ता है। एग्जिस्टिंग जो दो नेशनल हाईवेज है, जो मनाली टू ले, उसमें 5 बड़े बड़े पास आते हैं अबव 5000 मीटर्स। जो प्रपोज ये रोड किया था नेमो पदुम दारचा रोड, उसमें सिर्फ सिंगल एक पास आता है। उसका टनल भी मोदी जी ने सैंक्शन करके रखा है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस में है। तो 2014 के बाद ही इस पे काम हुआ और लास्ट सितंबर 2019 में 141 किलोमीटर को कनेक्टिविटी दे के जांस्कर को कनेक्ट किया गया है और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ 27 किलोमीटर अभी बाकी है, जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और मेरा ये निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को दिस प्रोजेक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें कांग्रेस ने ये डिले टैक्टिक्स किया, कांग्रेस के शासन पे इस पे काम नहीं चला। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का हर नीति देश के खिलाफ ही उठता है। मिसाल के तौर पर जिंदगी भर हमारा करगिल के भाइयों, जहां कांग्रेस के वोटर ज्यादा है, उनका डिमांड था जुजिला टनल। जुजिला टनल का सैंक्शन मोदी सरकार ने किया, काम शुरू किया। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस पे ऑब्जेक्शन करके इंक्वायरी बिठा के अभी तक काम होने नहीं दिया, अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है। इस तरह कांग्रेस का सारा दोगलापन जो देश के खिलाफ जा रहा है वो आप सब जानते हैं। जी स्टेंजिल जी, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी। आप जो सवाल उठा रहे हैं बहुत अहम सवाल हैं, इन सवालों पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ माजिद मेमन जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे सवाल ये, शरद पवार साहब द्वारा खुद ही ये साफ किया गया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय अहमियत से जुड़े मुद्दे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही तो हो रहा है और ये कोई और नहीं कर रहा, आपका सहयोगी दल ही कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग का। और शरद पवार जी के इस बयान से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि एक मंझा हुआ नेता, अनुभवी नेता जो शरद पवार, इस वजह इसके बावजूद कि आज कांग्रेस के साथ हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस के नेता पर टिप्पणी करने से कोई चूक नहीं की। इसलिए कि वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो इससे पहले केंद्र में काफी देश की सेवा कर चुके हैं और उन्हें इस बात का एक लंबा अनुभव है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, 1962 में आई थी, 1971 पाकिस्तान के साथ लड़ाई में आई थी, बांग्लादेश के निर्माण के समय आई थी। ऐसी जब परिस्थितियां देश पे संकट आती है कि कोई हमला हो जाता है या कोई अनप्लेजेंट ऑकरेंस होती है बॉर्डर पर, तो वो एक देश की समस्या है, देश के हित की बात होती है, देश की अखंडता की बात होती है, देश की सुरक्षा की बात होती है, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पवार साहब का संदेश है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपके दर्शकों से एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज जिस परिस्थिति में भारत में और चीन के दरमियान जो तनाव बना पड़ा है, उसके पेश नजर हम ये या डिबेट के जरिए या बयानों के जरिए इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्यों बना रहे हैं? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये मामला नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों का और देश के अपने अखंडता का, उसकी सुरक्षा का, उसकी सॉवरेनिटी का एक बड़ा प्रश्न है, जिसके लिए हर व्यक्ति उत्सुक है कि इसमें हमारा कोई नुकसान न हो। और सरकार जो सत्ता में बैठी है उससे सवाल पूछे जाते हैं। उस सवाल पूछना और टिप्पणी करना या उसको डिस्करेज करना, ये तो अलग चीजें हैं। हम नहीं चाहते कि मोदी जी का मॉरल कहीं कमजोर पड़े या हमारे सिपाहियों का मॉरल कहीं कमजोर पड़े। हम पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अगर हम विरोधी पक्ष में हैं तो उसके बावजूद भी पवार साहब का भी यही कहना है कि देश की हित में, देश की सुरक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं।
सर माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट करूं, एक छोटी सी मेरी बात सुनिए सर, छोटी सी मेरी बात सुनिए विद योर परमिशन। सर राहुल गांधी को समझाते नहीं, जो बात को लेकर आपको इतनी क्लैरिटी है, जिस बात को लेकर शरद पवार जी को इतनी क्लैरिटी है, जो कि अपने आप में एक कद्दावर नेता है, एक राजनीति का अपने आप में एक इतिहास और एक अध्याय है वो, सर ये बात राहुल गांधी को नहीं समझा सकते? नहीं, ये मैं आपके जरिए भी कहूंगा और इससे पहले भी मैं पिछले हफ्ते भर में ये बात कह चुका हूं पब्लिकली कि राहुल गांधी को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है। वो कांग्रेस की चीफ आज सोनिया गांधी हैं। ऑपोजिशन पार्टी की जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलवाई थी उसमें सोनिया गांधी पार्टिसिपेट की। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए जो शरद पवार के विचार से मिलते जुलते थे कि हम पूरी ताकत के साथ सेना बल के साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी के बयान पर क्यों इतना खेल हो रहा है, गेंद? देखिए, इसको ये जो आज मुद्दा है इसको एक गेंद बनाकर बीजेपी और कांग्रेस के पाले में यहां से वहां न ढकेलें। ये पूरे देश के 130 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला है और ये देश की इज्जत और देश की प्रतिष्ठा का सवाल है जिसमें हम सब पूरी ताकत से प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ये बात समझने की आवश्यकता है। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को एक संदेश देना चाहूंगा आधे मिनट में, वो ये कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार के बारे में कोई विफलता की बात आती है या कमजोरी की बात आती है तो फौरन वो खोदने लगते हैं कि 20 बरस पहले कांग्रेस ने ये किया था, 10 बरस पहले कांग्रेस। भैया, वो पिछली बातें अपनी जगह थी, उन्होंने गलत किया था तो इसका मतलब आपका गलत जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। आपको ये कहना है कि हमने कोई गलत नहीं किया, हम सही कर रहे हैं और हम देश की हिफाजत करने के काबिल हैं और हम कर रहे हैं। ये ठीक है। आपने एक पॉइंट उठाया राकेश सिन्हा जी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की कमियां आप गिना रहे हैं, आप गिनाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गलत किया इसीलिए तो वोटेड आउट ऑफ पार्ट ना। नहीं, देखिए, एक बात जो उन्होंने कही पहले तो मैं सहमति जताता हूं कि शरद पवार जी ने बहुत ही परिपक्वता के साथ, चूंकि रक्षा मंत्री होने के कारण वास्तविकता यथार्थ से ज्यादा नजदीक से उन्होंने देखा है और मिलिंद देवरा ने आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कमियां नहीं गिनाई। राहुल गांधी ने जिस तरह से देश में एक वातावरण बनाया कि चीन हमारी जमीन ले लिया और जिस तरह से एक जिंगोइज्म पैदा करने की कोशिश की। देखिए, दबाव में सुरक्षा के संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता। जो देश अपने समय के अनुसार, अपने मुहूर्त के अनुसार काम नहीं करता वो धोखा खाता है। नेहरू जी ने धोखा खाया था 1962 में। नरेंद्र मोदी जी ने परिपक्वता के साथ कहा कि हम जवानों के शहादत का व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज अमित शाह जी ने राहुल गांधी को कहा कि आप पार्लियामेंट में आइए और 62 से लेकर तक डिस्कस कर लीजिए। जो दो बातें मैं छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो 90 लाख रुपया मिला अदिति जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि चाइना ने $10 बिलियन सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं कि कोर्सन यानी दमन से हटकर, युद्ध से हटकर लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा बांटना, स्कॉलर्स को, मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को, ये $10 बिलियन अलॉट किया। यह अमाउंट, और अमेरिका का सोचिए, अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, एक बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी ले 670 मिलियन, ये 10 बिलियन। तो कांग्रेस पार्टी पहले जवाब दे, पैसा आपको टेक्निकल ग्राउंड पे ठीक हो सकता है, लेकिन किससे पैसा ले ये मोरल पोजीशन तय करता है। आपका नैतिक जो पोजीशन है वो गिर गया है। एक दूसरा कि राहुल गांधी से मेरा एक सवाल है, जब चीन के बारे में इतनी बात आप कर रहे हैं तो आज के दिन में मैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता से भी अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी समझाएं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से संबंध को क्यों नहीं तोड़ते हैं। नहीं तोड़ने के पीछे मैं एक ही बात जानता हूं, यह परिवार देश के भीतर राजनीति करता है लेकिन किस संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। 70 साल से देश पर राज करने वाले परिवार का जो जिस प्रकार का संबंध है, दुनिया लोगों के मन में संदेह होना स्वाभाविक है। आप कौन सी विदेशी ताकत, कौन सी तत्वों के दबाव में या उनके प्रभाव में या उनसे प्रेरित होकर आप ऐसा काम कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी पर निशाना रावलपिंडी और बीजिंग के कंधे पर से चला जाएगा? यदि आपको डेमोक्रेसी में लड़ना है, पार्लियामेंट फोरम है, जनता के बीच आप तथ्य को रखिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार के राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने राजनीति की है, वह इस परिवार से भी अलग हटकर है। यह अपवाद है। राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। 62 में जब नेहरू जी इस बुरी परिस्थिति में थे, लेकिन तब जनसंघ, सोशलिस्ट, तमाम पार्टियों ने नेहरू जी का साथ दिया। ठीक सर। एनवी सुभाष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आऊंगी सुंदर बालाकृष्णन जी आपके पास, मुझे पता है आप काउंटर करना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पौत्र हैं वो, और बार बार मैं क्यों जिक्र कर रही हूं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का, आपको बता देते हैं। आज उनकी जयंती है और
सुभाष जी, जितना मैंने राहुल गांधी के अकाउंट को फॉलो किया, मैंने तो अभी तक कोई उनकी तरफ से ट्वीट नहीं देखा। आपने देखा हो तो सर मेरी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की जो विरासत है, जो लेगेसी है, और जिस तरह से उनके पार्थिव शरीर के साथ भी जब पार्टी हेडक्वार्टर्स नहीं ले जाने दिया गया, बहुत डॉक्यूमेंटेड है। खुद कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मार्गरेट अल्वा द्वारा इस पर अपनी किताब में जिक्र भी किया गया है, जिसका एक एक्सर्प्ट मैं अपने दर्शकों के सामने भी रखूंगी। लेकिन गांधी परिवार की अगर मैं बात करूं तो 5 जनरेशंस, 5 पीढ़ियां और 7 चेहरे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कहिए पर्सनल फील्डम की तरह चलाया है। ये एक बहुत दुखी की बात है कि नरसिम्हा राव जी ने उनका पूरा लाइफ कांग्रेस पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता से काम करके एक मंत्री होके, फिर मुख्यमंत्री होके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, फिर प्रधानमंत्री होके पूरा कांग्रेस पार्टी का और देश का सेवा किया। और जिक्र की बात है कि कांग्रेस पार्टी में इतना काम करने के बाद, इतना सेवा करने के बाद भी उनका देहांत होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको कितना अवमान किया, ये सब लोग भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में इतना काम करने के बाद अवमान करना, एक सामान्य कार्यकर्ता को वो जितना इम्पोर्टेंस देना, वो भी सोनिया गांधी और उनका टीम इनका अवमान करके हैदराबाद में जो इधर नेकलेस रोड पे उनका पार्थिव देह लेके आके इधर यहाँ पर एक बड़ा मेमोरियल करने का कुछ जिक्र भी किया। यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह तो आप तो जानते हैं, मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर था, मगर नरसिम्हा राव का एक दोस्त होने के कारण उनको वित्त मंत्री बनने के बाद उनको प्रधानमंत्री भी बन गया, मगर मनमोहन सिंह भी बन गया क्योंकि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच में जो दूरी थी, वो दूरी सोनिया गांधी का जो उनका जो कोठरी है, इनको दूर करने का एक प्रयास किया। दक्षिण भारत होने के कारण और नेहरू गांधी के अलावा परिवार के होने के कारण उनको इतना जो अवमान किया, आज तक पूरा हमारा देश में बोलते हमारा परिवार में और उनका जो फॉलोअर्स है उनको एक प्रॉब्लम जैसा रहता था। आज उनका 100 साल का सालगिरह के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किए। एटलीस्ट सोनिया गांधी या राहुल गांधी या मनमोहन सिंह उनका बर्थडे विशेस या उनके बारे में कुछ जिक्र करना कुछ भी किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी भी आज मन की बात में नरसिम्हा राव का जो कितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज किया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया, और एक सामान्य करते से एक चाय वाला जैसा जो आदमी, जो गरीब का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, उनका जिक्र किया। और खासकर कांग्रेस के अलावा जो पार्टी है, लाइक तेलुगु देशम पार्टी या टीआरएस पार्टी तेलंगाना में, और भारतीय जनता पार्टी भी उनके बारे में जिक्र किया, मगर कांग्रेस पार्टी पे नहीं किया। आप जो बात कर रहे हैं जो चीन और कांग्रेस पार्टी का, मैं आपको थोड़ा मैं याद दिलाता हूं। जब नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनने के बाद सोनिया गांधी को राजीव गांधी फाउंडेशन का एक ट्रस्ट में सरकार से 100 करोड़ का ट्रांसफर भी किया कि आप राजीव गांधी फाउंडेशन से कुछ सेवा कार्यक्रम करें, मगर सेवा कार्यक्रम करने के अलावा चाइना से दोस्ती से, चाइना से और इंटरनेशनल में लाइक सऊदी से जो भी है उनसे फंड्स भी ट्रांसफर किए, मगर ट्रांसफर होने के बाद इतना जो पैसा है वो पैसा कुछ भी सेवा कार्यक्रम के अलावा कुछ भी काम नहीं किए। आज इतना बड़ा माहौल में भी कांग्रेस पार्टी को हालत ऐसा हो गया कि नेदर दे कैन ओन नरसिम्हा राव और दे कैन डिसोन। कल एआईसीसी सर, मैं आपसे समझूंगी, ये जो आप पॉइंट्स यहाँ पर उठा रहे हैं, एक ऐसा नेता जो ग्राउंड से उठा और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, क्यों कांग्रेस पार्टी ने तिरस्कार किया, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। क्योंकि इस पार्टी ने लोकतंत्र का तिरस्कार किया, बड़े नेताओं का तिरस्कार किया, सेना का तिरस्कार किया, हर किसी का तिरस्कार किया, क्योंकि गांधी फैमिली जो है वो सबसे पहले है, चाहे उसके लिए देश हित का ही तिरस्कार क्यों ना करना पड़े। सुंदर बालाकृष्णन जी, आप जानते होंगे 73 सालों में 38 साल, करीब 38 साल गांधी फैमिली ने कांग्रेस पार्टी पे रूल किया है। और ये किताब है करेज एंड कमिटमेंट,
किताब किसकी है? मार्गरेट अल्वा की किताब है। आप जानते हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। मैं बस उसका एक छोटा सा पीस जो है वो पढ़ रही हूं, एक्सेप्ट पढ़ रही हूं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए। इंग्लिश में उन्होंने लिखा था और मैं वहीं से कोट कर रही हूं। वो कह रही हैं, व्हाट एवर द डिफरेंसेस वर, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो चाहे जितना भी डिफरेंसेस थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। ही हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। ही वॉज चीफ मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे थे। ही वॉज पार्टी जनरल सेक्रेटरी, नरसिम्हा राव जी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे थे। व्हेन अ मैन इज डेड यू डोंट ट्रीट हिम दैट वे। ये एक कांग्रेस के नेता की ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया है। तो अदिति जी, मैं एक बोलना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी, नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो अलग बात है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का बात है, मेमन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि ये जो भी है मुद्दा है, ये पूरा 130 करोड़ इंडियंस का है। यहां पर तभी भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रही थी 2014 के पहले, और अभी भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पॉलिटिक्स हो रहा है इंडिया चाइना के बारे में। मेरा कहना यही मतलब है, अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हो कि पैसा मिला, आज मैं पीएम केयर फंड्स को 7 करोड़, जो हुआवी करके कंपनी है चाइना के, उन्होंने 7 करोड़ अप्रैल में दिया। उसके बारे में राइटअप भी है, पब्लिक पूरा इसमें है, मीडिया में है, वो सब है। तो पीएम केयर्स फंड भी जो है वो आरटीआई के अंदर नहीं आती है। तो इसमें ट्रस्टी कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ये जो भी है पैसे तभी भी आया था। आपने मेरा सवाल मिस कर दिया सर, आपने मेरा सवाल मिस कर दिया। मैंने एक एक्सर्प्ट पढ़ा था मार्गरेट अल्वा की किताब से, आपने उस सवाल पर कुछ नहीं कहा सर। और आप पाकिस्तान और चीन की बात करेंगे तो सर फिर सवाल किससे पूछेंगे? सुनिए सर, प्लीज सुंदर बालकृष्णन जी, देखिए मैं आराम से बात करती हूँ, मेरी कोशिश होती है, मैं ताल ठोक के फैक्ट्स पे करती हूँ, आवाज ऊंची करके नहीं करती हूँ सर। बट कांग्रेस के बारे में मैंने आपसे जो एक्सेप्ट पूछा, जो मैंने पूछा कि ये कस्टमरी होता था, अभी ये जो आप सीताराम केसरी जी को देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई थी, इनकी धोती तक फाड़ दी गई थी, उस पर भी तो 2 लफ्ज निकलने चाहिए सर। इस बात पर भी तो निकलना चाहिए कि जैसा कि कहा जाता है कि कस्टमरी होता था कि पास्ट के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट्स थे, उनके जो पार्थिव शरीर है उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर्स लेकर जाया जाए, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। ये नरसिम्हा राव जी के टाइम पर क्यों नहीं होने दिया गया? एक फैमिली ने नहीं होने दिया, आप उस पर नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। विश्वासघात कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार की पहचान है ना, विश्वासघात गांधी परिवार की पहचान है ना सर, यही सवाल है मेरा। विश्वासघात गांधी परिवार की पहचान है। एनवी सुभाष जी और उसके बाद राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा आपसे। कोई लेने देना नहीं है, आप कांग्रेस के बारे में मुझे कोई प्रश्न मत पूछो, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनको बात करने दो। अच्छा, वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश करना, उन्हें वो क्रेडिट ना देना जो वो डिजर्व करते हैं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है सर। वो देश की हिस्ट्री के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं लगती। बहुत बढ़िया सुंदर बालकृष्णन जी, आप सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन आपके सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए हैं सर। देश हित में सवाल देश के लिए पूछिए सर। मैं सबसे पूछ रही हूँ, अभी राकेश सिन्हा जी से भी पूछूंगी। प्लीज एनवी सुभाष जी, क्यों किया गांधी परिवार ने ऐसा? प्लीज सर, प्लीज, गांधी परिवार ने क्यों किया ऐसा? जी, ऐसा है कि जब नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनने के बाद सोनिया गांधी का कोटरी ये चाहती है कि एक 2 साल में 6 महीने से जस्ट 1 साल में या 6 महीने से जस्ट 1 साल में नरसिम्हा राव उनका कुर्सी खाली करके सोनिया गांधी को देना का एक कुछ ऐसा एक कुछ प्लान था उनका। मगर दिन पर दिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे नरसिम्हा राव जी, उसके बाद विपक्ष नेता भी जब अटल बिहारी वाजपेयी या एल.के. आडवाणी उनको जो सपोर्ट किए है, लगातार 5 साल वो उनका कुर्सी में बैठे। जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम हो या असम का प्रॉब्लम हो या पंजाब का प्रॉब्लम हो, आसानी से सॉल्व करके वो निकला। अब सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी में जो कोटरी है, उनको जो ये लगा, दिन पर दिन नरसिम्हा राव साहब का पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का और गांधी फैमिली का पॉपुलैरिटी एकदम नीचे जा रही है। तो इसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा केसेस बना है, जो लीगल केसेस, वो जो इतना
घटिया केसेस है, वो केसेस से उनको इस्तीफा देना पड़ा एआईसीसी का अध्यक्ष से और कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के बाद। मैं इंटरनल पार्टीज के बारे में मैंने बात नहीं कर रहा हूं, मगर जी सर, जो आदमी पूरा उसका जीवन पूरा कांग्रेस पार्टी का सेवा में समर्पित किया, देश के समर्पित किया। अब इतना एक छोटी के सवाल होते हैं कि हमारा परिवार से भी पूरा देश अभी नरसिम्हा महाराज की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस वाला क्यों? वही सवाल मैं उठा रही हूँ कि उनकी विरासत मिटाने की कोशिश क्यों की गई? उन्हें वो सम्मान क्यों नहीं बख्शा गया, इज्जत क्यों नहीं बख्शी गई जिसके वो सही मायने में हकदार थे? राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा मिला सर, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है सर, मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम शामिल, उसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सामने आ रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय जीवन बीमा निगम, लिस्ट लंबी है सर। और दूसरी बड़ी बात जो इस इंफॉर्मेशन में सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है 2005 से 2015 तक चंदा मिला सर। 2005 से 2014 तक तो मैं समझ सकती हूँ सर, ये 15 तक कैसे चला सर? जवाब नहीं तो आपकी भी है सर। अदिति जी, उस पर आने से पहले आपने एक सवाल सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, इसलिए मैं उस पर बोलने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। देखिए, ज्योति बसु की मृत्यु हुई तो हमने नहीं देखा कि सीपीएम के सभी पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के थे, उनकी हत्या हुई तो इंदिरा गांधी ने श्रद्धांजलि दी। तो एक भारतीय समाज संस्कृति और यहाँ तक राजनीति में एक परंपरा रही है कि मृत्यु उपरांत हम अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोध को भूलकर व्यक्ति को सम्मान के साथ विदाई देते हैं। जो नरसिम्हा राव जी के साथ नहीं हुआ, उसके दो छोटे कारण। नरसिम्हा राव जी का सौम्य व्यक्तित्व और अपने विचार और पार्टी से अलग एक जो अपना ऑरा बनाया। सर प्लीज मेरे पास समय की लिमिटेशन है, थोड़ा सा अभाव है। ये 2005 से 2015 के चंदे का बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ सर। 2014 तक तो मैं समझ रही हूँ, ये 15 तक कैसे होगा सर? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस फाउंडेशन में 3 लोग ट्रस्टी हैं। लोग देख राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। ये नेशनल हेराल्ड की तरह ही एक केस है। जैसे नेशनल हेराल्ड में एक भ्रष्टाचार हुआ, वही उसका ही एक रूप है। उसमें चाइना से भी पैसा मिला और सबसे बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा उसमें डाइवर्ट हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पूछ रहे हैं, अरे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से तो वेंटिलेटर खरीदा गया, ये किट्स खरीदे गए, उससे अस्पताल बनाए गए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सर 2015 तक किसने चंदा दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को? सर आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, 2015 में कौन था? राकेश जी, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, राजीव इस फाउंडेशन को जो चीन से और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा एक तरह से दान के रूप में दिया गया, जिसकी कोई भूमिका नहीं है, कोई ऑडिट ठीक से नहीं हो रहा है, और सिर्फ आप तकनीकी ग्राउंड पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट के आधार पर बता रहे हैं। ये इस पैसे का इस परिवार ने अपने लिए दुरुपयोग किया है। और मुझे लगता है कि देश के साथ ऐसे मत कीजिए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सर 2015 तक अगर चंदा मिला तो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सर आपकी भी, उसका एक कारण है, उसी की बात मैं कर रही हूँ सर। प्लीज पॉइंट पर आ जाइए सर, प्लीज पॉइंट पर आ जाइए, प्लीज पॉइंट पर आ जाइए और फिर अगला सवाल मैं उठाऊंगी प्लीज। जिन संस्थाओं ने पैसे देने का पहले से एक परंपरा चली थी, वो देखिए ब्यूरोक्रेसी उसी तरह काम करती है, उन संस्थाओं ने पैसा दिया। अभी ऐसे अनेक वामपंथी संस्थाएं हैं जिनको पैसे मिले। देखिए, मेरी आपत्ति सिर्फ इस पर नहीं है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिया। यदि किसी संस्था को मिलती है तो हम राजनीतिक ग्राउंड पर संस्था रोकते नहीं है। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जिसका उपयोग बाढ़, सूखा, कैंसर और किडनी के रोगियों के लिए होता है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन में बैठने वाले 5 स्टार होटल की तरफ बैठने वाले लोगों के लिए गया। देश के लोग इस परिवार लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा राकेश जी, माफी के साथ सर। मैं एक और गेस्ट को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। हमारे साथ लगातार पार्षद लाकपा बने हुए हैं, उन्होंने कई अहम बातें यहाँ पर उठाई हैं और उन्होंने जो बातें उठाई हैं कुछ तथ्यों के माध्यम से अपने दर्शकों तक उन तथ्यों को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और लाकपा जी, आपने बहुत अहम बातें उठाई हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी हो जाता है कुछ तथ्य अपने दर्शकों के सामने रखना। सवाल भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखाई रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पर कांग्रेस का घात, वही बात जो लाकपा जी बार बार कह रहे हैं वो भी है। 2008 से 2014 के बीच, दर्शकों से कह रही हूं ध्यान से सुनिए, इस डेटा को समझना और सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। बीआरओ की बात कर रही हूं मैं। बीआरओ के मुताबिक देख लीजिए, एक टनल बनी 2008 से 2014 के बीच में
6 टनल बनी 2014 से 2020 के बीच में। सवाल आपके सामने है, तथ्य भी आपके सामने रख रही हूं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ 19 टनल्स इज आल्सो अंडर प्रोग्रेस। तो 2008 से 14 के बीच 1 टनल, 2014 से 20 के बीच 6 टनल और 19 टनल्स पर काम चल रहा है। और इसी तरफ बार बार जो पार्षद लाकपा है वो इशारा कर रहे हैं कि कैसे इंफ्रा डेवलपमेंट की अनदेखी की गई, जिसकी तस्दीक 2013 सितंबर, आपको याद होगा, तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने की थी। उन्होंने कहा था चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे एडवांस्ड है, हमसे सुपीरियर है। हां, ये गलती हुई है। कौन जानबूझकर किया गया लाकपा जी? हाँ जी, हाँ जी, जो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जबकि लद्दाख में जितने चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपा वाले हो, हर किसी को पता है दिल्ली में सरकार चेंज होने के बाद उस सरकार का रवैया जो है हम बॉर्डर पे रहने वालों को देखने के लिए मिलता है। यूपीए सरकार के टाइम पे कैसे बॉर्डर के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पे ध्यान दिया जाता है, या आज के तारीख में 2014 के बाद जो नेमो पदुम दर्चा रोड पे 200 करोड़ सैंक्शन हुआ था, 2016 तक खर्चा हुआ। जनवरी 2017 को निर्मला सीतारमण जी ने 1700 करोड़ नेमो पदुम दर्चा रोड पे सैंक्शन किया। अभी उस पे काम चल रहा है। और नेमो पदुम दर्चा ही एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, ऐसा ही रूट है जो देश को लद्दाख के साथ पूरे साल तक जुड़ा जा सकता है। और दिस रोड इज द ओनली अल्टरनेटिव टू काउंटर चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी इन सेंट्रल एशिया। तो ये हमारा मानना है। बाकी कांग्रेस का जो दोगलापन है वो देश का हर नागरिक जानता है। हमारे लद्दाख में हफ्ता पहले कांग्रेस के काउंसलर, जिस काउंसिल से मैं बिलोंग करता हूं, LHDC काउंसिल के काउंसलर ने ऑडियो क्लिप में आप लोगों ने सुना है, हमारा कांग्रेस कमेटी का टेरिटोरियल प्रेसिडेंट को वो बीजिंग से इलेक्शन लड़वा रहा है। हमारा एक्स मंत्री जोरारिग्जिंग साहब, उसको वो Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.